हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सरिता। वेलकम टू आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सोशल स्टडी के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ हम आए हैं। फ्रेंड्स, सी टेट का आपने फॉर्म फिल किया है लेवल 2 जूनियर लेवल, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। चलिए ले लीजिए एक नोटबुक और एक पेन। कुछ भी आपको ऐसा मिले जो कि आप नोट कर सकते हैं, जो कि आप भूल सकते हैं, तो उसे आप नोट कीजिएगा, क्योंकि अगर नोट की हुई चीज़ें रहती हैं तो दोबारा आप रिवाइज़ कर सकते हैं और हमारी वीडियो से भी आप रिवाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम सोशल स्टडी के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट नाउ। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कॉमन एरा क्या है। कॉमन एरा देखिए क्या है, ये क्वेश्चन है। हम ऑप्शन देखते हैं। आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, हिंदू एरा और इस्लामिक एरा से सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा, और डी ऑप्शन है क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कॉमन एरा के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए, फिर आप आंसर तक जाएंगे। अगर आपको नहीं पता तो हम बता दें कि एरा क्या होता है। पहले आप ये तो जान लीजिए कि कॉमन एरा है क्या। देखिए, हम इंग्लिश में कहते हैं एडी और बीसी। तो एडी और बीसी का मतलब क्या होता है ये देख लीजिए। एडीसी का मतलब हुआ ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख, और बीसी जो हम कहते हैं कि 625 बीसी पूर्व, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो बीसी जो होता है वो ईसा मसीह के जन्म के पहले से माना जाता है, पहले से की तारीख होती है। तो एसी और बीसी, एडी और बीसी कहलाता है ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख, और बीसी होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले की तारीख। अब हम जानेंगे एडी का फुल फॉर्म और बीसी का फुल फॉर्म, तब आप समझ पाएंगे कि कॉमन एरा मतलब क्या है। देखिए, एडी का फुल फॉर्म होगा आपका एन्नो डिमाइन। एन्नो डिमाइन होता है आपका एडी का फुल फॉर्म, और बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट। तो बिफोर क्राइस्ट हो गया आपका बीसी का फुल फॉर्म। अब देखिए, आप समझ चुके हैं। अब इसी को हम एडी को ही हम सीई भी कहते हैं। सीई का फुल फॉर्म हो गया कॉमन एरा। तो एडी जो है, जो कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख है, एडी, इसी को हम सीई भी कहते हैं। तो सीई का फुल फॉर्म हुआ कॉमन एरा। यही कॉमन एरा यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। और बीसी को हम बीसीई भी कहते हैं। बीसीई का फुल फॉर्म हुआ बिफोर कॉमन एरा। तो इस तरीके से आप जान पाए होंगे कॉमन एरा मीन्स क्या है। कॉमन एरा का अगर शब्द आपके सामने अगर कंफर्म हो गया तो आप समझ पाएंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख, तो और पहले की तारीख, तो बीसी हो जाएगा ना। यहाँ एडी हो जाएगा सीए कॉमन एरा। तो हो जाएगा दोस्तों आपका ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख। अब कहाँ है यहाँ पे ईसा मसीह की बात, देखिए डी ऑप्शन हो जाएगा क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। देखिए, ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। आई होप आप समझ पाए होंगे कॉमन एरा क्या है। अब जबकि आप समझ चुके हैं कॉमन एरा एडी और बीसी के बारे में, तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन बने फ्रेंड्स आप कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ, ऐतिहासिक स्थल मीन्स क्या। ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, या बी ऑप्शन उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, एंड सी ऑप्शन इतिहास प्रिय लोग जुड़ते हैं, एंड डी ऑप्शन इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। देखिए दोस्तों, नंबरिंग पे मत जाइएगा 1 2 3 4, ये नंबरिंग नहीं है। यहाँ हम 28 से करा रहे हैं, इसलिए क्योंकि 60 क्वेश्चन होते हैं सी टेट के सोशल स्टडी में। सोशल स्टडी जो सामाजिक अध्ययन का पार्ट होता है 60 क्वेश्चन का होता है। तो हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं, उसके आगे बढ़ रहे हैं। तो 26 तक कराया जा चुका था पिछले वीडियो में, अब हम 27 से करा रहे हैं। इस समय आपके स्क्रीन पर है 28 क्वेश्चन। ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ, तो आपने ऑप्शंस देखा। अब बताइए ऐतिहासिक स्थल क्या होता है। ऐतिहासिक स्थल का अर्थ हुआ अतीत के स्मृति शेष अवशेष जहाँ पे मिलते हों। अतीत के मतलब इतिहास के जो समय निकल चुका है अतीत, उसके स्मृति शेष। स्मृति शेष का अर्थ हुआ सिर्फ याद भर रह जाना। स्मृति शेष या अवशेष कुछ अंश उसके मिलते हैं, तो वही स्थल ऐतिहासिक स्थल कहलाता है। आई होप आप समझे होंगे। पहला आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अतीत की स्मृति शेष या अवशेष जहाँ मिलते हैं वो स्थल ऐतिहासिक स्थल कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे।
अब इसमें तो कुछ बताने लायक है नहीं दोस्तों कि उत्खनन के क्रियाकलाप जहाँ होते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप जहाँ होते हैं, ऐतिहासिक स्थल वह नहीं होता है। और इतिहास प्रिय लोग जहाँ जुड़ते हैं, इतिहासकार जहाँ इतिहास लिखते हैं। अब क्या इतिहासकार एक ही जगह बैठकर इतिहास लिखते थे? तो अतीत के स्मृतिशेष और अवशेष जहाँ पर मिलते हैं, जहाँ से मिलते हैं, वो होता है ऐतिहासिक स्थल। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन, वर्णों में जातियाँ क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई? देखिए, भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई। वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई? तो आदिवासी लोगों को, ऑप्शन देखेंगे, आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने में समस्या थी, या जाति और वर्ण समान हैं, वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था जिससे जातियों का विकास हुआ। एंड डी ऑप्शन है, लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे वर्णों में जातियाँ क्यों उत्पन्न हुई। वर्णों में जातियाँ का मतलब हो गया दोस्तों लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में। देखिए, आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा कि लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से उत्पन्न लोगों की ज़रूरत थी। इसी के कारण दोस्तों वर्णों में जातियों की उत्पत्ति हुई जो समाज को संगठित करने का एक आधार बनी। तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया था? किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया था? तो दोस्तों खेल में विभाजित किया गया था, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, अहोम। अब अहोम के बारे में कुछ जान लीजिए। अहोम जो है दोस्तों असम में पाए जाने वाले आदिवासी समाज अहोम को खेल से विभाजित किया गया था, खेल में विभाजित किया गया था अहोम। ये अहोम जो है आदिवासी समाज है, असम में ये पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? असम में। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सके? देखिए, अब मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय, पढ़ाने की बात हो रही है, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की बात है। टीचिंग एप्टीट्यूड से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और जो फैक्ट क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स वगैरह से बनते हैं वो बनते ही हैं। तो सभी क्वेश्चन का यहाँ पे समावेश है, सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा। यहाँ पर देखेंगे हम ऑप्शन, उन्हें मौसम के तत्वों के प्रतीक अर्थात संकेत का चित्र बनाने के लिए कहें, या नोटबुक में मौसम से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कहें, या मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यपत्रक वर्कशीट को हल करने के लिए, या फिर समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाने के लिए कहें। अब देखिए दोस्तों क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को फिर एक बार देखिएगा। मौसम और जलवायु की बात हो रही है, ये संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको देखना है कि कौन सी गतिविधि ऐसी होगी, सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जो विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को जिससे समझ सके। अब देखिए, सिर्फ प्रतीक या संकेत का चित्र बनाने के लिए हम कहेंगे तो उसके बारे में और बाकी कुछ अबाउट वेदर के बारे में नहीं समझ पाएंगे सिर्फ प्रतीक या चिन्ह का संकेत बनाने से। तो संकेत मात्र बनाना या चिन्ह मात्र बनाना, चित्र मात्र बनाना नहीं होगा। तो आपका ये ऑप्शन तो नहीं होगा। एंड बी देखेंगे, नोटबुक में मौसम से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिखना, प्रश्नों के सिर्फ उत्तर लिख देना, ये भी एक संकुचित तरीका है, प्रश्नों के सिर्फ उत्तर लिख देना। देखिएगा आगे, मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यपत्रक वर्कशीट को हल करना, जो शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराया गया है वही वर्कशीट और कार्यपत्रक। एंड फोर्थ क्या है, चारों देखेंगे जरूर दोस्तों, समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की। अब ये देखिए थोड़ा सा विस्तृत आपको लग रहा होगा, समाचार पत्र न्यूज़पेपर लेकर के अगर कोई बच्चा लगातार 5 दिनों तक, सॉरी बच्चा नहीं, जूनियर लेवल की बात हो रही है, आज का पेपर जो है जूनियर लेवल का है। तो आप अपने माइंड सेट में ये जरूर बैठा लीजिएगा कि अगर प्राइमरी से लेवल का आप क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, चाहे प्रैक्टिस सेट कर रहे हो या फिर एग्जामिनेशन हॉल में हो, तो आप फर्स्ट पेपर अगर करेंगे तो आप 1 to 5 मतलब 1 से लेकर के 11 साल तक के बच्चों का आप माइंड में रखेंगे। और
अगर जूनियर लेवल का है तो फिर बड़े बच्चों की बात होगी। आप 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की बात होगी। 6 से लेकर 8 के कक्षा के बच्चे किस प्रकार सोच समझ सकते हैं, कितनी उनकी मानसिकता डेवलप हुई होगी, वो किस प्रकार सोचेंगे, आप इस तरीके से सोचेंगे। उनको पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए, इस तरीके से आप सोचेंगे। चलिए, तो ऐसे बच्चों के लिए जो जूनियर लेवल में है, समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की अगर रिपोर्ट को एकत्रित करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए कहा जाए और वो अपने बुक में, नोटबुक में चिपकाएं, तो वो कुछ सोच और विचार के आधार पर, समाचार पत्र में देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब वो मौसम से संबंधित चीज़ें ही निकालेंगे और 5 दिन का लगातार, तो वो देखेंगे, हर चीज़ पर नज़र जाएगा, लेकिन उन्हें चूज़ करना है मौसम से रिलेटेड चीज़ों को, तो वो उसमें से कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे और चिपकाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेहतर है, सबसे ज़्यादा बच्चा इसमें क्रिएटिव लग रहा है। गतिविधि आधारित बात है ना, तो आप एज ए टीचर आप डी ऑप्शन को सबसे बेस्ट चुनेंगे, बच्चों के सबसे अच्छे तरीके से गतिविधि आधारित ज्ञान देने में। आगे बढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं। बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है? सबसे अधिक प्रभावी देखिए ऑप्शन क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण, कक्षीय चर्चाएं, परियोजना पद्धति, व्याख्यान पद्धति। आपका यहाँ पे दोस्तों देखिए क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण सबसे बेस्ट होगा। क्षेत्र भ्रमण पर अगर ले जाया जाए बच्चों को और सर्वेक्षण कराया जाए, तो ये कक्षीय चर्चा, कक्षा में चर्चा कराने से या व्याख्या भाषण देने से या परियोजना भी बेस्ट होता है, बट परियोजना पद्धति से भी ज़्यादा बेस्ट है आपका क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण। तो आप जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन पे, क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण के थ्रू आप सबसे ज़्यादा बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होंगे। इससे क्षेत्र भ्रमण करेंगे बच्चे तो उनके संवेग, क्या क्या फीलिंग्स हैं, कैसी क्या फीलिंग उनके मन में आ रही है, वो सब कुछ क्षेत्र भ्रमण के थ्रू और सर्वेक्षण के थ्रू वो आप देख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी? गरीबी एक टॉपिक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड लेसन को पढ़ाने में या इस टॉपिक को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी? सबसे ज़्यादा हमेशा ध्यान रखेंगे, जो भी ऑप्शन होगा उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन पर आपको जाना है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी उचित होगी? 4 ऑप्शन है। वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना, एंड बी ऑप्शन विद्यार्थियों का पाठ्यपुस्तक में से पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों के लिए अर्थ की व्याख्या करना, एंड सी ऑप्शन नोट्स तैयार करना और अच्छा व्याख्यान देना, एंड डी ऑप्शन विद्यार्थियों को हैंड आउट्स देना और व्याख्या करना। देखिए दोस्तों, सबसे बेस्ट होता है वाद विवाद और चर्चा में विद्यार्थियों को शामिल करना। वाद विवाद से बच्चे अपनी बात को रखते हैं, दूसरे की बात को सुनते हैं और उस पर टिप्पणी भी करते हैं जो उन्हें उचित नहीं लगता है या फिर जो उन्हें समझ में नहीं आता है। बच्चे जिज्ञासु होते हैं तो उसमें चर्चा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, वाद विवाद करना और चर्चाओं में विद्यार्थियों को इंक्लूड करना, शामिल करना, बजाय कि पाठ्य पुस्तक में से पढ़ने के लिए कहा जाए और कठिन शब्दों की व्याख्या करने के लिए कही जाए। तो कठिन शब्द की व्याख्या करना या नोट्स तैयार करना और व्याख्यान देना। देखिए दोस्तों, एक बात आपको बता दूं कि कहीं भी व्याख्या देना या फिर कंठस्थ करना, ऐसी चीज़ें, कंठस्थ करना मतलब रट लेना, अर्थात ये संकुचित ज्ञान हो जाएगा। जो कुछ रटा हमने बस वही याद है, वो रटी हुई चीज़ कुछ ही दिन के लिए होती है। और व्याख्यान देना, ये व्याख्या देना या व्याख्यान देना या भाषण देना, ये भी एक संकुचित अर्थ में ही है। व्याख्यान देने से बेहतर होता है परियोजना कार्य, भ्रमण, क्षेत्र भ्रमण और सहयोगी प्रोजेक्ट और वाद विवाद, कक्षाओं में चर्चा, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, ये सारी चीज़ें काफ़ी बेस्ट होती हैं। तो आपका यहाँ ऑप्शन में ये तीनों ऑप्शन बेस्ट नहीं है। सबसे बेस्ट हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करेंगे तो गरीबी जैसी टॉपिक पर बच्चे चर्चा करेंगे, समझेंगे। आगे बढ़ेंगे हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपातपूर्वक ग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। अब शिक्षण का उपागम कैसा होना चाहिए? देखिए ऑप्शन है, व्याख्यान पद्धति होनी चाहिए, परियोजना उन्मुखी होनी चाहिए, चर्चा उन्मुखी होनी चाहिए, मुक्त अंत होना चाहिए। अब देखिए ये प्रश्न का सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज बदला हुआ है। अगर आपकी नॉलेज बन गई है तो आप बिल्कुल इसको सही करेंगे, बिल्कुल राइट ऑप्शन पे आप जाएंगे। पॉज कीजिए, पॉज करके आप खुद से इसको
कीजिए कि क्या होगा, फिर मैं बता रही हूँ और फिर आप उससे मिलान कीजिए कि आप उस माइंडसेट तक पहुँच पाए हैं कि नहीं, उस लेवल तक पहुँच पाए हैं कि नहीं। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन जो था बिल्कुल यही इसी बेस पे था। तो यह देखा गया कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो शायद आपको कंफ्यूज करें। तो अभिवृत्तियों को उत्पन्न करता है। अतः शिक्षण का उपागम, आप ये देखिए कि शिक्षण का उपागम कैसा होना चाहिए। व्याख्यान पद्धति, अभी हमने कहा कि व्याख्या जो होती है ये आपके लिए बेस्ट नहीं होगा एक बच्चे के लिए। व्याख्यान पद्धति जो है उसे आप सबसे उचित नहीं रखेंगे। परियोजना उन्मुखी, परियोजना ठीक हो तो परियोजना की तरफ उन्मुख करना अच्छी बात है, लेकिन मुक्त मुक्त अंत वाले प्रश्न जैसे होते हैं ये भी अच्छा है, लेकिन आपको सबसे बेस्ट पर जाना है। तो व्याख्यान पद्धति समझ लीजिए, अगर 1 2 3 4 करके करना किया जाए तो चौथा नंबर देंगे हम व्याख्यान पद्धति को, फिर मुक्त अंत देंगे और फिर परियोजना कर देंगे, और सबसे बेस्ट आपका होगा चर्चा उन्मुखी। चर्चा के लिए अगर बच्चा उन्मुख है, चर्चा उन्मुखी शिक्षण के माध्यम से एक शिक्षक सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रह और अभिवृद्धियों से बच सकता है। तो चर्चा में यदि बच्चा उन्मुख है तो ये सारी चीज़ें से बच्चा आराम बच सकता है, और चर्चा उन्मुखी होना बच्चे के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ेंगे, आई होप आप समझ पाए होंगे। देखिए 35 क्वेश्चन है। पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय, ऑप्शन ए, शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए। एंड ऑप्शन बी, शिक्षक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इन पर पुस्तकालय में या घर पर नोट्स बनाएं। एंड ऑप्शन सी, शिक्षक को पाठ्यपुस्तक का सम्मान करना चाहिए और तथ्यों को उसी प्रकार व्याख्यायित करना चाहिए जैसे कि दिया गया है। एंड ऑप्शन डी, शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में से ऐसे विवादास्पद प्रकरण को हटा दें। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप अपना पाठ्यपुस्तक में कुछ वर्णित है, कोई लेसन है, उससे किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दा है, एक किसी समुदाय विशेष की बात हो रही है, जो पाठ्यपुस्तक में वर्णित है वो किसी समुदाय विशेष से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे मुद्दे को पढ़ाते समय आप क्या करेंगे? ऐसे मुद्दे को पढ़ाएंगे ही नहीं, आप कह देंगे अधिकारियों से जो सक्षम है इस प्रकरण को ही हटाने के लिए कि ये विवादास्पद हो सकता है, इस प्रकरण को हटा दिया जाए। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही सोच समझ के किसी भी प्रकरण का चुनाव करके बुक जो है प्रिंट होती है, छपती है कि किस एज विशेष में किस तरीके का ज्ञान बच्चे को देना है। तो वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं होगा। शिक्षक को पाठ्यपुस्तक का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे 35 क्वेश्चन जो है, यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट होगा कि शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा, अब बात को समझिएगा, शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए, विद्यार्थी भिन्न भिन्न हैं, कक्षा में कई बच्चे हैं। तो बात यहाँ समझ रहे हैं, प्रश्न है समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दा। तो भिन्न भिन्न कक्षा में बच्चे हैं, तो किसी भी तरह की ऐसी टिप्पणी आपको नहीं करना है जो किसी एक वर्ड विशेष बच्चे को आघात पहुंचाए, या बच्चा उस पर उसको खुद से इंटरेक्ट कर सके, खुद से जोड़े कि ये मुझे कहा जा रहा है। तो ऐसा कुछ आपको नहीं करना। आपको एज अ टीचर सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए उस संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए। आप हटा नहीं सकते हैं, आपको बिल्कुल भी हटाना नहीं है। और आपको शिक्षक विद्यार्थियों से ये भी नहीं कहना है कि वे स्कूल जाकर के घर में या नोट्स या लाइब्रेरी में अपना पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, ये टॉपिक हम नहीं पढ़ाएंगे, ये भी आप नहीं कह सकते। और शिक्षक को पाठ्यपुस्तक का सम्मान करना चाहिए, ये तो ठीक है, और तथ्यों को उसी प्रकार व्याख्यायित करना चाहिए जैसे कि दिया गया है। देखिए उसी प्रकार आप व्याख्यायित कर देंगे, हो सकता है उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हों जो बच्चों को आघात पहुंचाने वाले हों, लेकिन शिक्षक का ये धर्म बनता है, ये शिक्षक का ये कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है कि उसको हम अपने लैंग्वेज में ढाल करके हम इस तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं बच्चों के सामने कि बात भी समझ में आ जाए और किसी भी बच्चे को आघात ना पहुंचे। किसी भी वर्ड विशेष समुदाय को इंगित करके नहीं करना है, ये संवेदनशील मुद्दे को उस तरीके से पढ़ाना है। आई होप आप समझ पाए होंगे। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा से शुरू होता है। अब लोकसभा का जो सत्र होता है उसका जो प्रथम घंटा होता है वो क्या होता है? देखिए, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल और शून्यकाल और प्रश्नकाल। तो यहाँ पर देखिएगा, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल से शुरू होता है। अब
यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन तो हो गया डी ऑप्शन। और संसद की देखिए जो कार्यवाही होती है उसका जो पहला घंटा होता है 11 बजे से 12 बजे तक का, वो प्रश्नकाल होता है, जिसमें कि सरकार के काम और अलग अलग बिलों पर चर्चा की जाती है। ये प्रश्नकाल हुआ आपका। और दोस्तों 12 बजे के बाद सांसदों द्वारा सूचित करके, लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करके सांसदों द्वारा एक किसी विशेष मुद्दे पर जो बातचीत की जाती है, बहस की जाती है, लेकिन अध्यक्ष को सूचित करके 12 बजे के बाद का समय, तो वो शून्यकाल होता है। किसी भी स्थिति में विशेष अधिकार जो राष्ट्रपति को दिया गया होता है वो विशेषाधिकार काल। सार्वजनिक काल ऐसा जो कि सार्वजनिक हर किसी के लिए कॉमन होता है समय, जिसमें कि सार्वजनिक सभी लोग होते हैं इंक्लूड। तो शून्यकाल और प्रश्नकाल, इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। आपने देखा प्रश्नकाल 11 बजे से 12 बजे का समय जो कि संसद की कार्यवाही का पहला घंटा होता है, वो प्रश्नकाल कहलाता है। सरकार इसमें काम और अलग अलग बिलों पर चर्चा करती है, ये प्रश्नकाल होता है। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा प्रश्नकाल। शून्यकाल 12 बजे के बाद का समय है, जिसमें सांसद जो है लोकसभा अध्यक्षों को सूचित करके और किसी भी इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बहस बातचीत करते हैं, वो आपका शून्यकाल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार द्वारा रखा गया, अर्थात किसके द्वारा रखा गया? तो बिल्कुल यह हमारे संविधान में यह वर्णित है कि सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। तो महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा BR अम्बेडकर। अब यहाँ तो फैक्ट बेस है दोस्तों, यहाँ क्या बताना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं उनके अनुसार ये बात कही गई थी कि सभी भारतीयों को मतदान का समान अधिकार होना चाहिए, चाहे उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे वही समझने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी तो सब आपके नॉलेज बेस पे होते हैं। तो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, सारे ऑप्शन पे चर्चा हो रही है, तो आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन तो हो ही रहे हैं। साथ ही साथ जहाँ पे है टीचिंग एप्टीट्यूड की बात, वहाँ पे थोड़ा सा समय लेकर हम समझेंगे। प्रश्न उत्तर तकनीकी सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह किसको सुनिश्चित करती है? देखिए आपका क्वेश्चन उसी तरीके का आ गया टीचिंग एप्टीट्यूड से। परीक्षा को बेहतर तरीके से करने संबंधी विद्यार्थियों की योग्यता को, या विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में आने को, या आर्थिक अनुशासित कक्षा को, या शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता को। तो बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन? 38 क्वेश्चन। क्योंकि यह किसको सुनिश्चित करती है? ऑप्शन में से बताइए, क्योंकि यह किसको सुनिश्चित करती है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे बेस्ट हो जाएगा आपका सक्रिय सहभागिता। ये जो आपका कीवर्ड समझ लीजिएगा, सक्रिय सहभागिता। एंड मैं जब भी क्वेश्चन मिलता है बताती जाती हूँ, आप पिछले वीडियो में नहीं देखे होंगे अगर तो हिंदी का वीडियो देखिएगा, उसमें भी काफ़ी कीवर्ड हमने बताया है। और लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि पूरे फुल ऑफ सारे कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव को बिल्कुल अलग कर देते हुए, जो कि आपके इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और बिल्कुल मैं वो एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल आपको दूंगी, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे दोस्तों। तो देखिए सक्रिय सहभागिता बहुत ही अच्छा होता है। सक्रिय सहभागिता जहाँ होती है, तो देखिए सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों की कक्षा में सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न उत्तर तकनीक सर्वोत्तम उपाय होता है। प्रश्न उत्तर तकनीक सबसे सर्वोत्तम उपाय होता है। इस तकनीकी में होता क्या? देखिए उत्तर देने के स्वतंत्रता छात्रों को प्राप्त होती है, तथा विषय वस्तु को क्रमशः आसानी से समझा जा सकता है। इस तकनीक का प्रतिपादन जानते हैं किसने किया था? प्रश्नोत्तरी विधि। आपको पता है सुकरात के द्वारा किया गया है प्रश्नोत्तरी विधि। तो प्रतिपादन सुकरात के द्वारा किया, प्रश्नोत्तरी विधि। तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अब डी ऑप्शन है आपका सक्रिय सहभागिता। तो सक्रिय सहभागिता में बच्चे सक्रिय होते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं। और प्रश्नोत्तरी विधि भी आपने को पता चला सुकरात के ने इसका प्रतिपादन किया था। प्रश्नोत्तर बच्चे करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, सुनते हैं, उस पर बात विवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र खुल के एकदम जिज्ञासु बच्चा जो भी मन में आए उस तरीके की बात करता है। उस टॉपिक पर, उस मुद्दे पर कई तरीके की बातें उठती हैं, तो उससे बच्चा विचारशील होता है, बच्चा स्पष्टवादी होता है, और उसका स्पष्ट उच्चारण करने की क्षमता भी बढ़ती है। आगे बढ़ेंगे। एक शिक्षक शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े केस अध्ययनों पर चर्चा करता या करती है।
टीचर की बात हो रही है, वो अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े केस स्टडी पर चर्चा करते हैं। वह सीखने के लिए किस पहलू पर बल दे रहे हैं? जो शिक्षक हैं वो किस पहलू पर बल दे रहे हैं, या कोई शिक्षिका है तो किस पहलू पर बल दे रही है? ऑप्शन देखिएगा, बेहतर परियोजना बनाने की योग्यता पर, या मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता पर, या संकल्पना को समझने की योग्यता पर, या निर्वाचन और व्याख्या करने की योग्यता पर। तो यहाँ पे देखिए शिक्षक और शिक्षिका जो हैं वो बात कर रही हैं अमेरिका का जो तरीका है। अब अमेरिका बच्चे जा कर के तो देखेंगे नहीं, तो यहाँ पे दोस्तों अमेरिका बच्चे जा कर के नहीं देख पाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये देखिए मूर्त उदाहरण है। मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता। क्वेश्चन को समझिएगा कि शिक्षक या शिक्षिका जो है कृषि के कई तरीके हैं, तो उस तरीके को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच जो कृषि के तरीके हैं उससे जुड़े, भारत की कृषि के तरीके भारतीय बच्चे समझ रहे हैं लेकिन अमेरिका का नहीं समझ रहे, लेकिन उससे जोड़ करके उनके तरीकों पर केस स्टडी कर रही हैं, अध्ययन पर चर्चा करती हैं। तो वो जो है सीखने का जो पहलू है ये किस पर बल दिया जा रहा है, ये मूर्त उदाहरण दे करके, उदाहरण के माध्यम से तुलना किया जा रहा है और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे 40 क्वेश्चन। अब मीडिया को किसके साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता? देखिए मीडिया को किसके साथ निकटीय संबंधों के लिए स्वतंत्र नहीं माना जाता? ऑप्शन है आपका गैर सरकारी संस्थाओं, बी ऑप्शन नागरिक समाज, एंड सी ऑप्शन सरकारी एजेंसियां, एंड डी ऑप्शन व्यापारिक घरानों से। तो मीडिया का संबंध किसके साथ हुआ है जिससे कि निकटीय संबंध हुए हैं, जिसके साथ उन्हें स्वतंत्र नहीं माना जाता? पहले मीडिया क्या थी, स्वतंत्र थी। तो देखेंगे हम यहाँ पर मीडिया देश या राज्य का जो है चौथा स्तंभ माना जाता है। तो संसद के अकॉर्डिंग जो है मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है। यहाँ पर मीडिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सूचनाओं द्वारा लोगों को अवगत कराता है। मीडिया का मतलब क्या है, मीडिया जो है स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से सूचनाओं को हर किसी तक पहुँचाता है, अवगत कराता है। लेकिन वर्तमान समय में मीडिया को व्यापारिक घरानों के साथ ऐसा उसका निकट संबंध बन गया है जिसके कारण स्वतंत्र अब नहीं माना जाता। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, व्यापारिक घरानों से निकटस्थ संबंध के कारण। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया? दोस्तों ये बात तब की है जब न्यायाधीश राजिंदर सच्चर थे। 2012 का ये पेपर है। इसी तरीके से मैं 2011 का करा चुकी हूँ। आप पिछले वीडियो पर जा करके देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और आई बटन पे भी यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 2011 के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और 2012 का ये क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। जस्ट आपको इस तरीके से 2019 तक सारे क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व पेपर, और उसके साथ साथ कुछ विशेष मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो चलिए देखेंगे ये क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया। तो आंग्ल भारतीय, मुस्लिम, जैन और सिख। तो यहाँ पे देखिए मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक स्तर की जांच के लिए न्यायाधीश राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा सच्चर समिति का गठन किया गया। तो जो न्यायाधीश थे उस समय राजिंदर सच्चर, उन्हीं के नाम पर सच्चर समिति का गठन किया गया। तो ये जो था मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और आर्थिक शैक्षिक स्तर की जांच के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मुस्लिम समुदाय। आगे देखिएगा 42 क्वेश्चन। दादन व्यवस्था क्या है? अब दादन व्यवस्था के बारे में जानेंगे, देखेंगे 4 ऑप्शन। जहाँ व्यापारी राशि देता है और उत्पाद प्राप्त करता है, एंड बी ऑप्शन जहाँ व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है, एंड सी ऑप्शन जहाँ व्यापारी अपने माल को किश्तों में बेचता है, एंड डी ऑप्शन जहाँ व्यापारी श्रमिकों पर अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने हेतु जोर डालता है। तो यहाँ पर देखेंगे दादन व्यवस्था होती क्या है। दादन व्यवस्था दोस्तों वो होती है कि ऐसी व्यवस्था, दादन व्यवस्था उसे कहते हैं जो व्यवस्था जिसमें व्यापारी जो है कच्चे माल की आपूर्ति के साथ साथ तैयार माल भी प्राप्त करता है, दादन व्यवस्था कहलाती है। दादन व्यवस्था जानेंगे आप, जहाँ व्यापारी जो है कच्चे माल की आपूर्ति के साथ साथ तैयार माल भी प्राप्त करता है, वो होता है दादन व्यवस्था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, सी के जानू एक बहुत प्रतिष्ठित हैं, क्या हैं?
सी के जानू के बारे में बात हो रही है वो बहुत ही प्रतिष्ठित हैं, तो वो क्या हैं? आपके ऑप्शंस हैं, पटकथा लेखक हैं, या मानव विज्ञानी हैं, या आदिवासी कार्यकर्ता हैं, या पर्यावरणविद हैं। तो सी के जानू के बारे में बात करेंगे। सी के जानू हैं क्या? सी के जानू देखिए केरल के प्रतिष्ठित आदिवासी कार्यकर्ता थे। इन्होंने भूमिहीन आदिवासियों के पक्ष में एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत की। तो जब आदिवासी कार्यकर्ता थे, आंसर आपको क्या मिला? आदिवासी कार्यकर्ता। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी के जानू जो थे आदिवासी कार्यकर्ता थे। कहाँ के थे? तो वो केरल के थे, केरल के। देखिए क्वेश्चन से आपको ये भी मिला, सी के जानू कहाँ के थे? केरल के थे, याद कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आदिवासी कार्यकर्ता थे और केरल के थे। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखती हैं। क्या लिखती हैं? आगे देखेंगे। विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे, यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे, यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? विश्लेषण क्षेत्र में, कौशल क्षेत्र में, संश्लेषण क्षेत्र में, या बोधन क्षेत्र में? तो बात करेंगे यहाँ पे एक शिक्षक टीचर जो है प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार से प्रशिक्षण जो देते हैं वो इस प्रकार से एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखते हैं। ये एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य जो लिखा हुआ है कि विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। तो ये जो उद्देश्य है ये किस क्षेत्र में आता है? तो ये जो उद्देश्य है दोस्तों, विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे, ये शिक्षक प्रशिक्षणार्थी द्वारा लिखा गया यह कथन जो है अनुदेशनात्मक उद्देश्य बोधन के अंतर्गत आता है। तो बोधन के अंतर्गत आता है, बोध कराया जाता है बच्चों को इस चीज़ का। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, बोधन के अंतर्गत आता है इस तरह का कथन जो कि एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी के बीच अनुदेशनात्मक उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुस्तक सामाजिक व राजनैतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है? ऑप्शन है आपका फर्स्ट सूचना प्रौद्योगिकी जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं द्वारा मूल्यांकन, और बी है लिखित परीक्षाएं, एंड सी है खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना, एंड डी है निजी साक्षात्कार। तो यहाँ पर आप देखेंगे 46 क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक और पुस्तक की बात हो रही है भाग 2। ये जो पुस्तक है भाग 2 का अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए सूचना प्रौद्योगिकी नहीं, लिखित परीक्षाएं नहीं, साक्षात्कार भी पुस्तक के द्वारा तो होगा नहीं, निजी साक्षात्कार, खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना। ये हो जाएगा आपका मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम देख चुके ये क्वेश्चन। सिक्सटी 47 क्वेश्चन। शिक्षा बिना बोझ के 1993 यह अनुशंसित करता है, क्या अनुशंसित करता है? कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को, अब सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में अधिगम को अर्थात लर्निंग प्रोसेस को, सीखने को, ऑप्शन को देखेंगे कि क्या है। व्यवसायों के लिए प्रासंगिक कुशलताओं का विकास कराना चाहिए, या विकासात्मक मुद्दों को उद्घाटित करने के लिए ज्ञान मीमांसीय रूपरेखा का लगातार अनुपालन कराना चाहिए, या सी ऑप्शन है आपका महत्वपूर्ण सूचनाओं के संधारण करने में सहायता करनी चाहिए, या डी ऑप्शन है आपका सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों शिक्षा बिना बोझ की जो बात है ये 1993 यह अनुशासित करता है कि सामाजिक विज्ञान के अधिगम को सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का जो विश्लेषण है उसको करने के लिए जो संकल्पनाओं और योग्यताओं को विकास को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा बिना बोझ के 1993 ये अनुशासित करता है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सबसे बेस्ट है। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा होता है कि कोई भी क्वेश्चन जहाँ पे आपको बिल्कुल भी अगर समझ में ना आ रहा हो तो वहाँ पे जो सबसे लॉन्ग ऑप्शन होता है, सबसे बड़ा ऑप्शन होता है, आप उस पर जाएंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो ये आप बिल्कुल लास्ट में ऐसा करेंगे कि हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ पे तुक्का मारने से बेहतर है कि आप वहाँ पे समझिए पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग को, कि क्वेश्चन की फॉर्म किस तरीके से जा रही है। उस तरीके से जाने के बाद आप कीवर्ड्स को देखेंगे, पहले अपनी नॉलेज के बेस पे आंसर देंगे, उसके बाद आप कीवर्ड्स को देखेंगे। कीवर्ड्स जो मैंने बताती रही हूँ हमेशा क्वेश्चन में इंक्लूड होते हैं,
उनके बेस पर, और फिर वहाँ से भी नहीं अगर आपको समझ में आते हैं तो जो नकारात्मक या सकारात्मक उद्देश्यों को देखते हुए, प्रश्न के बेस को देखते हुए सबसे लेंदी जो होगा, क्योंकि परिष्कृत भाषा होती है सीटेट की, और उस परिष्कृत भाषा में एक सेंटेंस को बनाने में वो सेंटेंस जो है लॉन्ग हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो अगर जहाँ पे आपको जब कुछ भी ना समझ में आए तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आप सबसे बड़े ऑप्शन को टिक कर देंगे, आपका वहाँ पे 50% चांसेस बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र क्या है? ऑप्शन है बच्चों के अनुभवों और उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। बिल्कुल। आगे देखेंगे, व्यक्तिगत ध्यान को सुनिश्चित करने के लिए छोटे छोटे शिशु देखभाल केंद्रों पर बच्चों को पढ़ाना। एंड सी ऑप्शन है बच्चे को इच्छानुसार शिक्षण। एंड डी ऑप्शन है शिक्षक बच्चों के गोल घेरे में बीच में खड़ा होकर संकल्पनाओं को स्पष्ट करता है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। यहाँ पे दोस्तों आप बिल्कुल कंफ्यूज होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें जो है कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि नेगेटिव नकारात्मक तरीके से दिखा रहा हो, कि नकारात्मकता जिसमें हो। यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र बच्चे को केंद्र में रख कर के किया गया शिक्षण कार्य। तो बच्चे को केंद्र में रख करके किया गया जो शिक्षण कार्य है वही सबसे बेस्ट होता है। पहला ऑप्शन देखिए, बच्चों के अनुभवों को, बच्चों का जो एक्सपीरियंस होता है किसी भी काम को लेकर के करते हुए या करने के बाद, उनके जो भी अनुभव है, जो भी एक्सपीरियंस है वो, और उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता। सक्रिय सहभागिता का अर्थ हुआ एक साथ सभी बच्चों को किसी भी काम में लगा देना, तो उनकी सक्रिय सहभागिता, एक साथ सहभागी भावना अंदर होगी उनके, और एक दूसरे से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। एक बच्चा जो कुछ नहीं कर पा रहा है वो सक्रियता साथ में अगर सहभागी है तो दूसरे बच्चे से देख करके उसके विचारों को सुन करके वो सीखता है, तो सक्रिय सहभागिता से ये चीज़ होता है। तो यहाँ पर हम इसी को प्राथमिकता देंगे, सबसे बेस्ट यही होगा। व्यक्तिगत ध्यान, व्यक्तिगत ध्यान देखिए अच्छी बात तो है, लेकिन किसी एक बच्चे को आप व्यक्तिगत ध्यान सिर्फ ले करके चलेंगे तो बाकी पूरे क्लास का, सारे बच्चों का क्या होगा? तो ऐसा आप नहीं करेंगे। बच्चे की इच्छानुसार शिक्षण। अब देखिए, बच्चे की इच्छानुसार शिक्षण अगर आप कराते हैं बाल केंद्रित में, आप यहाँ भी जा सकते हैं कि बच्चे की इच्छा के अनुसार शिक्षण हो। तो बच्चे की इच्छा के अनुसार अगर शिक्षण कराते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक छोटा बच्चा समझ सके कि उसे उसके लिए क्या उचित है। तो यहाँ पर तो आप वो शिक्षण प्रक्रिया नहीं करा पाएंगे जो कि बच्चे के लिए उचित हो, तो इसलिए आपका ये भी नहीं होगा। और शिक्षक बच्चे को गोल घेरे में बीच में खड़ा होकर संकल्पनाओं को स्पष्ट कराना। गोल घेरे में बच्चों को आपने कर दिया, सारे बच्चों को साथ में ले लिया और बीच में खड़े होकर संकल्पनाओं को स्पष्ट कर रहे हैं आप, तो बच्चा सिर्फ सुनेगा ही ना, कितना ज़्यादा एक्टिव हो पाएगा? तो सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन हुआ बच्चे के एक्सपीरियंस को आप लेंगे, विचारों को, सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देंगे। ए ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप इस तरीके के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को आप बेहतर अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। दोस्तों मैं फिर एक बार बताऊंगी कि क्वेश्चन टाइम टेकन भले ही हो रहा है, आप समय निकाल करके बैठिए और पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपका जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल बूस्टअप होगा, डेवलप होगा, उससे आप अपने एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा, आप अच्छा कर पाएंगे। आज समय यही है, आप एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भरे हैं तो पढ़िए, जी जान लगा के, जुनून से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, रटिए मत, समझने की कोशिश कीजिए कि आंसर निकाले कैसे जाएं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, सामाजिक विज्ञान में आकलन का बच्चे का ऑब्जर्वेशन करना है तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है यह विश्वसनीय प्रतिष्ठित फीडबैक उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। और बी ऑप्शन हो जाएगा शिक्षार्थियों द्वारा मानविकी में सफल जीवन वृत्ति को आगे बढ़ाने में संभावनाओं की भविष्यवाणी करना। एंड सी ऑप्शन हो जाएगा शिक्षार्थियों ने किस सीमा तक विषय वस्तु संबंधी ज्ञान अर्जित किया यह मापना। एंड डी ऑप्शन हो जाएगा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों में ज्ञान को वांछित शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखना। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, बात हो रही है सामाजिक विज्ञान में ऑब्जर्वेशन की, आकलन करते समय आपका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। एक टीचर के बारे में है कि एक टीचर का मुख्य उद्देश्य बच्चे का आकलन क्या होना चाहिए सामाजिक विज्ञान के लिए। तो दोस्तों आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि आप तत्वों की प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना होता है। सामाजिक विज्ञान का आकलन का मुख्य उद्देश्य जो कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं, और सामाजिक विज्ञान के शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में नागरिकता की भावना तथा उसकी समझ को विकसित करना होता है। तो आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि विश्वसनीय प्रतिष्ठित फीडबैक। ऐसा फीडबैक हमेशा ही बच्चों को दिया जाना चाहिए, पुनर्बलन हमेशा बच्चों को दिया जाना चाहिए जो कि विश्वसनीय हो, प्रतिष्ठित हो, सकारात्मक हो, उपलब्ध कराना कि सीमा तक शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है।
फीडबैक देने के बाद भी बच्चों को किस सीमा तक जो हमारे शैक्षणिक उद्देश्य थे, जिस उद्देश्य से हमने लेसन प्लान बनाया था या जिस उद्देश्य से हमने शिक्षण कार्य किया, वो बच्चों तक पूरी तरीके से डिलीवर हो पाया कि नहीं, बच्चों तक पहुंच पाया कि नहीं, इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हम आकलन करते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आकलन का मतलब ये हुआ कि आप बच्चे तक जो भी कुछ शैक्षिक उद्देश्य बना करके आपने अपना लेसन प्लान बना करके अपने बच्चों को दिया, वो बच्चों को मिला या नहीं मिला। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा। सबसे उपयुक्त उपागम की बात की जा रही है। व्याख्यान और स्पष्टीकरण। व्याख्यान को हम बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। व्याख्यान जो होता है बच्चों के लिए बेस्ट नहीं होगा। जहाँ भी व्याख्यान होगा आप वहाँ नहीं जाएंगे। वृत्त चित्र, डॉक्यूमेंट्री दिखाना बिल्कुल हो सकता है। श्रुत लेखन एवं अभ्यास और लगातार जांच। तो 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए सबसे बेस्ट होगा वृत्त चित्र या डॉक्यूमेंट्री आप दिखाते हैं अगर बच्चों को, तो श्रुत लेखन या अभ्यास कराने से, प्रैक्टिस कराएंगे या लिखवाएंगे आप, तो श्रुत लेख से या फिर लगातार आप जांच करते रहें। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो बच्चे को ध्यान में रख के करेंगे, किस तरीके से हम बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए कौन सा आपका तरीका होगा जो बेस्ट होगा। तो आपका देखिए वृत्त चित्र, डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे अगर आपको, तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा और इंटरेस्ट के बेस पे पढ़ाई गई जो लर्निंग प्रोसेस होती है, पढ़ाई गई जो शिक्षा होती है, ज्ञान होती है, वो बहुत टिकी होती है बच्चों में और वे भूल नहीं पाते हैं। वो बहुत ही इंटरेस्ट में उसे याद करते हैं, मतलब उन्हें याद हो जाता है खेल खेल में ही और इंटरेस्टिंग वे में। तो वृत्त चित्र बच्चों को इंजॉय कराता है, बच्चों को देखने में अच्छा लगता है। डॉक्यूमेंट्री आप दिखाइए, बच्चे बहुत उसके बाद बच्चों से फिर चर्चा कराइए, बच्चों से फिर पूछिए क्या है डॉक्यूमेंट्री, क्या क्या आपने देखा, इसमें क्या कुछ था। तो देखिए बच्चों के हर एक स्किल डेवलप होगा, बच्चे सोचेंगे, तर्क विशेष क्षमताएं बढ़ेंगी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कड़ा से संबंधित है। मौखिक तर्कड़ा से संबंधित कौन सा है, क्या है यहाँ। ऑप्शन है संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वाग विस्तार, संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग और वाग विस्तार। और बी हो जाएगा चरणबद्ध प्रक्रिया एल्गोरिदम का वर्णन करना। और सी हो जाएगा समकक्ष व्यक्तियों का अनुकरण। एंड डी हो जाएगा शब्दों का जोर से उच्चारण करते हुए एक लेख लिखना। अब शब्दों को जोर से उच्चारण करते हुए एक लेख लिखना, मौखिक तर्कड़ा की बात हो रही है यहाँ पे। तो जोर से उच्चारण करके कोई लेख लिखने से कौन सी मौखिक तर्कड़ा आप चेक करेंगे। मौखिक तर्कड़ा किसी भी तरीके से देखिए सबसे बेस्ट हो जाएगा आपका संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग और वाग विस्तार। संकल्पनाओं का, जो भी संकल्पना है उसका तुरंत यूज किया जाए, जो कॉन्सेप्ट है उसको तुरंत उसको यूज में लाया जाए, कि जो कॉन्सेप्ट है उसको बच्चा करके देखे, अनुप्रयोग उसका अनुप्रयोग करे। और वाग विस्तार, और बोल करके उसे उच्चारण के थ्रू, मतलब किसी से बताए अपनी बातों को, वाग विस्तार अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाए, संकल्पना को यूज करे और उसे बताए। अगर बच्चा मौखिक तर्कड़ा बता भी पा रहा है और संकल्पना को यूज भी कर पा रहा है तो सबसे विशिष्ट आपका यही उत्तर होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जनहित याचिका PIL द्वारा आई है, क्या आई है जनहित याचिका द्वारा। तो जनहित याचिका जो होती है दोस्तों, न्यायिक सक्रियता में गिरावट आई है, या फिर सरकारी कामकाज में बाधा आई है, या न्याय मिलने में बढ़त हुई है, या न्याय मिलने में बाधा आई है। तो जानेंगे जनहित याचिका PIL के द्वारा न्याय मिलने में बढ़त आई है, जनता की भावनाओं की रक्षा के लिए इसे लागू किया गया है। PIL जो है जनता की भावनाओं की रक्षा के लिए लागू किया गया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती द्वारा इनका प्रतिपादन किया गया था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये अभी की बात नहीं है, 2012 का पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग। बट आपको यहाँ तो पता चल रहा है PIL है क्या, जनता की भावनाओं की रक्षा करने के लिए लागू किया गया था PIL। इसमें क्या हुआ कि न्याय मिलने में बढ़त हुई। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज का जो पेपर था, आज की जो सीरीज़ थी सोशल स्टडी की, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन, हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। 52 तक यहाँ पर क्वेश्चन हम लेकर के आए थे। आगे नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, काफ़ी टाइम हो रहा है और इतना बड़ा वीडियो शायद आप लोग देखना भी पसंद ना करें, बट हम तो यही कहेंगे दोस्तों, समय निकाल के बैठिएगा, देखिएगा ज़रूर, पूरा स्किप मत कीजिएगा। पूरा देखने से आपका ज्ञान ही बढ़ेगा और आप कर पाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना
सीटेट पेपर 2 जो जूनियर लेवल है उसे आप क्रैक कर पाएंगे, काफ़ी अच्छे मार्क्स से कर पाएंगे। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप 100 अबव कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ अपने इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए। लेकिन प्लीज़ अभी तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारा चैनल, क्योंकि हम आते हैं सभी तरीके की पेडागोजी, टीचिंग एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन लेकर के। और कैसा लगा हमारा प्रयास, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट के थ्रू बताइएगा ज़रूर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।